पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम बातचीत करेंगे इस वक्त कंवरपाल गुर्जर जी से। ये बताना जरूरी है कि ये जगाधरी से विधायक हैं और दूसरी बात ये कि ये हरियाणा सरकार में दमदार मंत्रियों में से हैं। शिक्षा व पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। गुर्जर साहब, सबसे पहले शुरुआत में करूंगा कि मैंने जगाधरी का इसलिए आपकी विधानसभा सीट का जिक्र किया क्योंकि आपके पड़ोसी बिल्कुल 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यमुनानगर विधानसभा पड़ती है। वहाँ से कई बार विधायक रही, मंत्री रही, दमदार मंत्री रही कमला वर्मा जी। बीजेपी की जो है वो जब जनसंघ से बीजेपी कन्वर्ट हुई तो पहली अध्यक्षा भी वही बनी थी। तो आज उनकी स्थिति जो है बहुत क्रिटिकल है। उसको लेकर आप व्यक्तिगत रूप से, पार्टी और सरकार कितना चिंतित है? नहीं, अब डॉक्टर कमला वर्मा जी मेरी विधानसभा में ही रहती हैं, जगाधरी में ही। अब सेक्टर 15 में रहती हैं। पहले प्रेमनगर में रहती थी वो, यमुनानगर में। अब बिल्कुल हमारे पास ही रहती हैं। और अभी उनकी तबीयत खराब हुई, मुझे कल ही पता चला। तो रात ही मैंने बात की थी उनसे। और ओम प्रकाश धनखड़ जी का फ़ोन भी मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इस प्रकार की जानकारी मिली तो बात करूं। तो मैंने रात ही उनके बारे में बातचीत की थी और उससे कहा था कि हमारे लायक जो भी काम हो वो आप बताएं। तो कोई इंजेक्शन है ब्लैक फंगस का, उसकी ज़रूरत थी। तो रात ही अनिल विज जी से भी ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात हुई थी और फिर मैंने उनसे बात करके उनसे कहा था कि आप अनिल विज जी से बात कर लो। तो उन्होंने अनिल विज से बात की और वो इंजेक्शन मिल गए थे। और अभी मेरी उनके पोते के साथ बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा था कि भाई हमने रात भी मैंने बताया था कि हमने मेदांता पे भी बात कर ली, तो अगर आप वहाँ ले जाना चाहें। और हमने उनसे कहा था कि अगर पीजीआई, तो उन्होंने कहा कि अब वो काफ़ी कमजोरी सी महसूस कर रही, तो इसलिए अब उनको मूव कराना ठीक नहीं रहेगा। और उनमें काफ़ी सुधार है। जो ब्लैक फंगस के जो लक्षण थे वो काफ़ी कम हुए। लगातार वो कह रहे कि अगर टिक्के मिलते हैं तो शायद उससे मतलब निश्चित तौर से ठीक होंगी वो। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान ने जल्दी स्वस्थ करें। गुजर साहब, एक अहम समस्या जो इनके परिवार, इनके बेटे राजन से जो हमारी बातचीत हुई पंजाब केसरी की, निकल कर आई, बीजेपी की उस दिग्गज, उस कद्दावर नेता जिसका पूरा जीवन ही बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ रहा हो। दूसरा ये कि परिवारवाद के वो खिलाफ रही, अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लाई। तीसरी अहम बात इसमें ये आती है कि आज इन परिस्थितियों में जब वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है तो वहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय या सिविल सर्जन द्वारा उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का फ़ोन ना अटेंड किए जाने की पीड़ा भी इस परिवार को है। अब देखिए, इसकी तो बाद में बात करूंगा। मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर राजन जी मेरे से ही बात कर लेते तो मेरा हल मैं तैयार था। और बहन जी क्या है, कोई भी विषय है। और पहले भी बहन जी को जब दिक्कत हुई थी, उनको जो एक गुड्डों का उन्होंने ऑपरेशन करवाया था और कुछ उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, तो मैं घर ही देखने गया तो नहीं। और मैंने कहा था बहन जी का कभी फ़ोन भी आया तो मैंने कहा कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो, मैं अपने आप आ जाऊँगा। आने के लिए कही थी तो मैंने नहीं कहा था कि मैं अपने आप आ जाऊँगा आपके पास ही, और आप मुझे बता दिए कोई भी समस्या होगी। तो ऐसे ये नहीं, मतलब हमने हमेशा उनको पूरा, हम जब भी कोई ज़रूरत हुई तो हम उनके पास गए और उनसे जो भी उन्हें कहा हमने प्रयास किया उसको पूरा करने का। और बहुत सीनियर लीडर हैं, हम तो उनके ही चरणों में बैठ के ही राजनीति सीखी है। तो अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अब भी 2-3 बार बात उनसे कर ली, और अगर कोई ऐसी कोई भी समस्या होगी तो निश्चित तौर से हम पूरा प्रयास करेंगे। गुज्जर साहब, अब बात करते हैं राजनीति की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर्वदलीय मीटिंग का इनके साथ कोई औचित्य इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि ये लोग एक तो फुलफिल नहीं करते। किसान जो आंदोलन में बैठे हैं उनको जाकर ये एक चिट्ठी क्यों नहीं देकर आते कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि वो इस कोरोना काल में ये आंदोलन विड्रा करें? नहीं, देखिए, अब कोरोना के मामले में जो कांग्रेस का व्यवहार रहा ना, वो शुरू से नेगेटिव रहा। पहले तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का करना चाहिए, सारी दुनिया वैक्सीन की बात कर रही, नरेंद्र मोदी ताली और थाली बजाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो केवल हौसला बढ़ाने के लिए थे। ताली और थाली, ताली और थाली कोई दवाई नहीं थी, लेकिन जो लोग काम में लगे थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए थी। लेकिन जब वैक्सीन हमने बना ली, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो उसके बाद कहने लगे कि अभी इसके पूरे टेस्ट नहीं हुए हैं, और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने कह दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन नुकसानदायक है, लगवानी नहीं चाहिए। तो जो व्यवहार रहा ना, जो वो शुरू से ही ऐसे ही रहा। और अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि अब, चाहे आंदोलन की बात है
तो आंदोलन उनके कहे से खत्म हो या ना हो, बात ये नहीं है कि उनके कहने से कोई आंदोलन खत्म हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। लेकिन उन्हें अपील जरूर करनी चाहिए थी लोगों से कि भाई देखो कोरोना काल में ये बहुत ही घातक है और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं आप सबके लिए, परिवार के लिए आपके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जिस प्रकार की एक जरूरत है आज, उसको खत्म करके वहाँ इकट्ठा होना बिल्कुल अपने लिए भी घातक है और प्रदेश के लिए भी घातक है। तो ऐसा बयान तो देना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा बयान दिया गया आपने देखा नहीं होगा आज तक कोई ऐसा बयान। तो कहीं भी पॉजिटिविटी जो है वो नजर नहीं, केवल और केवल हर बात पे सवाल उठाने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे में क्या जरूरत है, अगर कहीं जरूरत है, अगर वो कहीं इस प्रकार की बात करते तो आज तक मुझे भी समझ लो 6-7 साल हो गए, मैं पहले स्पीकर की जिम्मेदारी रही या मंत्री की जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर से अगर कोई जरूरत आई तो हमने हमेशा बैठ के विपक्ष के साथ बैठ के बातचीत की है और कई जगह विपक्ष ने उसमें सहयोग भी किया है। जब जैसे धारा 370 की बात थी तो हुड्डा साहब ने एकदम समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही थी देश में कहीं, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि आपने अच्छा काम किया, तो हम स्वागत करते हैं उसका। जब गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात आई तो उन्होंने समर्थन किया, हम उसका स्वागत करते। अगर ऐसा कहीं उन्होंने किया तो हम भी उसका स्वागत करते और हम सरेआम ये बात कहते हैं दिया। लेकिन इस टाइम जो है, उस टाइम कांग्रेस का जो रवैया है सारी का वो कोई ठीक रवैया पूरे देश में कहीं भी नहीं रहा, यहाँ भी नहीं रहा। मंत्री जी, जिस प्रकार से हिसार में जो कुछ हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, मुकदमे दर्ज हुए किसानों पर, इसके अलावा कांग्रेसी नेता उन मुकदमों को विड्रा की बात कर रहे हैं, जगह जगह मंत्रियों के प्रोग्राम हो, सीएम साहब का प्रोग्राम हो, उनमें रुकावट डालने की कोशिश होती है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए मेरा मानना इसमें भी यही है कि सभी पार्टियों को इस मामले में कोई स्टैंड लेना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको बोलना तो चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब है संवाद, और अगर आप संवाद ही बंद कर दोगे, कल दूसरे लोग किसी और का संवाद बंद कर देंगे। तो अगर ऐसे संवाद बंद करोगे तो लोकतंत्र के खिलाफ है। और हम क्या चीज हैं, हम अगर चुन के आए तो हम लोकतंत्र की वजह से आए ना जी। अगर लोकतंत्र ना होता तो हमें कौन चुन रहा था, ना हमारी कोई जरूरत थी। तो चाहे वो मैं चुना जाऊं, चाहे मुख्यमंत्री चुने जाएं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुने जाएं, चाहे कुमारी शैलजा जी चुने जाएं, चाहे कुमारी शैलजा जी के पिताजी पहले एमपी रहे वो चुने जाए, मतलब कोई भी चुना जाए, जितने लोग हैं तो वो सारे के सारे लोगों ने चुने, और वो प्रजातंत्र की वजह से जिस भी पद पे गए, बड़े से बड़े पद पे, तो उसकी वजह से गए। तो अगर उस सिस्टम को ही तहस नहस करने पे कुछ लोग लगे हैं तो कम से कम राजनीतिक पार्टी को तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं कहता हूं कि सारी बात नहीं मानने के, लेकिन आप जबान तो खोल दो। आप कहो तो क्या आप गलत कर रहे, आप गलत को गलत कहने की तो हिम्मत रखो। लेकिन अगर आप गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं रखते तो फिर आपका प्रजातंत्र में क्या विश्वास है? आपका कोई विश्वास है ही नहीं। यानी कि आप तो गलत करने वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो गलत कर रहे हैं वो भी ठीक है, तो वो गलत है, मैं समझता हूँ। मंत्री जी, आपके विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग, क्योंकि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की आप कोशिश कर रहे हैं, टैब देने का वादा आप लगातार 1.25 साल से करते आ रहे हैं, वो वादा आखिर कब वफा में बदलेगा? नहीं, वो लगभग फाइनल हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उसकी सैंक्शन आ चुकी है और 500 करोड़ से ज्यादा का वो सारा का सारा बजट हमें मंजूर कर दिया। तो वो 8,06,000 जो है बच्चों को हम टैब देने लग रहे हैं और जल्दी टैब दे दिए जाएंगे। टाइम तो लगता है, देखिए अब 8,06,000 काफी बड़ी हुआ है, तो उसमें टेंडर होना, सारा कुछ चलना, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जल्दी हम टेंडर करने वाले हैं। अगर परीक्षाओं की बात की जाए, 10वीं की, 12वीं की, इनकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं ली जाएंगी, इसमें कितना दम है? नहीं, देखिए हमने अपने सुझाव दे दिए थे। केंद्रीय मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी रमेश पोखरियाल जी, और कुछ अपने मंत्री थे, और हमारे सेंटर के स्टेट मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने हमारे से राय ली थी। हमने उसमें राय दी थी कि हम पेपर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और देश के ज़्यादातर शिक्षा मंत्री जो थे वो इसके पक्ष में थे कि पेपर होने चाहिए, पेपर लेने के लिए सब के सब तैयार है। मैक्सिमम का विचार यही था। और हमारा मानना है कि +2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सारे के सारे रास्ते में इसे खुलने, चाहे भले ही किसी ने डॉक्टर बनना है, चाहे किसी ने इंजीनियर बनना है, चाहे किसी ने एडवोकेट बनना है, तो सारे रास्ते वहां से खुलते हैं। कब तक हो सकती है ये परीक्षाएं? देखिए आज ही केंद्र सरकार इसके बारे में अपना निर्णय देगी, और जो भी निर्णय वो देगी उस पर हम पालन करेंगे। और यदि वो ये छोड़ते हैं, स्टेटों के ऊपर छोड़ते हैं, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से हम पेपर जल्दी कराएंगे। मंत्री जी, स्कूलों में स्टाफ बुलाने की बात भी की जा रही है, क्या 50% स्टाफ आएगा? हाँ, वो बच्चों के एडमिशन के लिए
स्टाफ की जरूरत है, वहाँ रहना चाहिए। और भी कुछ स्कूलों के काम होते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमने 50% स्टाफ की बात की है कि 50% स्टाफ ड्यूटी करेगा, बाकी की छुट्टी रहेगी। बच्चों की मैंने 15 तारीख तक छुट्टी कर दी है। ऑनलाइन ट्रांसफर्स हरियाणा ने शुरू की, कई स्टेट्स ने उसको फॉलो किया, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हरियाणा के अंदर ये व्यवस्था चरमरा गई है। क्या इसको दुरुस्त किया जाएगा? नहीं, कोई चरमराई नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफर से ही सारी स्थिति सुधरी है। मेरे याद है कि पहले जिस प्रकार से ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार भी था और जिस प्रकार से एक धक्का मुक्की रहती थी, कोई कहीं ट्रांसफर करा लेगा, कोई कहीं ट्रांसफर करा लेगा, तो उस सारी चीज़ की कमी है। मेरा मानना है कि इस ऑनलाइन ट्रांसफर से हमारे जो टीचर हैं वो भी 95% से ज़्यादा टीचर सेटिस्फाई हैं। वो मानते हैं कि ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनकी मर्जी की ट्रांसफर नहीं होती या जिनको कोई दिक्कत भी होती है। हो सकता है अभी इतनी बड़ी संख्या में कुछ थोड़े से तो हो सकते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर टीचर इससे सेटिस्फाई हैं और ये उनके हित में है। पर्यटन विभाग भी आपके पास है। कोरोना के पहले दौर, दूसरे दौर, बहुत जबरदस्त अगर कोई नुकसान में विभाग रहा है तो वो पर्यटन विभाग रहा है। हाँ, निश्चित तौर से देखिए, पर्यटन के मामले में तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है वो भी बड़े भारी नुकसान में है, और चाहे सरकारी सेक्टर की बात है हम भी बड़े नुकसान में। जब व्यक्ति बाहर निकलता तो पर्यटन में तो क्या होगा, तो निश्चित तौर से हम नुकसान में। अब की बार भी जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पे देने के लिए भी और दूसरे कामों के लिए भी 35 करोड़ रुपए हमने सरकार से लिए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में सब कुछ सामान्य होगा, ठीक होगा, तो निश्चित तौर से ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, इन दोनों विभागों के लिए कोई बड़ी मीटिंग आपने की हो, कोई बड़ी गाइडलाइन जारी की हो पिछले 2-3 दिन में? नहीं, मीटिंगें तो चलती रहती हैं। देखिए, अब जो भी डेवलपमेंट की बात है, अभी मैंने एजुकेशन की अभी मीटिंग ली थी और कल भी हमने एक मीटिंग रख रखी है फॉरेस्ट की। तो मीटिंगें तो ऐसी चलती रहती हैं और कुछ निर्णय उसमें लेते रहते हैं। जैसे स्कूलों की डेवलपमेंट की बात है, रास्तों की बात है, चारद्वारी की बात है, बिल्डिंग की बात है, तो उसके बारे में मैंने बैठक ली थी। तो वो सारा जैसे कुछ हमारे पास जगह खाली है वहाँ हम किस प्रकार से क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो सारी मीटिंग हमने ली थी। और कल भी एक मीटिंग हमने फॉरेस्ट की रख रखी है, उसमें हमने टूरिज्म की उसमें बैठक साथ रख रखी है, तो उसमें बातचीत करेंगे। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और बेड्स, इनकी व्यवस्था अब क्या है? देखिए, आज तो हमारे पास सब चीज़ें सरप्लस हैं। आज हमारे पास बेड तो मैं समझता हूँ 50% से भी ज़्यादा सरप्लस है। ऑक्सीजन भी हमारे पास सरप्लस है और जो वेंटिलेटर बेड है वो भी हमारे पास आज सरप्लस है। आज कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कोई इंजेक्शन की दिक्कत, ना किसी चीज़ की दिक्कत, सरप्लस है हमारे पास। और संसाधन जो है बढ़ते जा रहे और पेशेंट आज घटते जा रहे, तो आज कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं, बिल्कुल सामान्य स्थिति। धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुर्जर जी की भावनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं बातचीत करते हुए। कमला वर्मा को ये बड़ी बहन की तरह मानते हैं और उनका कहना है कि ये पारिवारिक एक रिश्ता है। दुख सुख में हम हमेशा ही उनके साथ रहे हैं, पार्टी लेवल पर भी हैं और सरकार लेवल पर भी। जो हो पाएगा वो करेंगे, वो हमारा दायित्व है, ये कहना है गुर्जर साहब का। इसके अलावा विभाग के बारे में इन्होंने जानकारियाँ दी। कोरोना को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, उस मामले में भी इन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।